गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएसएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो संपादकीय होता है उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का इस लेख या हमसे संबंधित कोई ओपिनियन, कोई सुझाव देना तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशनल वाक्यों को। लिखा, निराशावाद ने आज तक कभी कोई युद्ध नहीं जीता। तो मैं आपको इस संदर्भ में बता दूं, जिस तरह से हमारे इस समय डिस्प्यूट चल रहे हैं स्पेशली चाइना जैसे देश के साथ, तो कई सारे ऐसे पाकिस्तान परस्त मानसिकता के लोग हमारे देश में हैं जो पूरी तरह से निराशावाद, एक अस्वस्थ इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और कहीं न कहीं वो यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से चाइना जैसा देश हमारे देश के जवानों के साथ देश के जवानों के साथ से आगे हैं, बेहतर हैं, उनके पास हाई क्वालिफाइड जो है कि स्पेशली जो है कि इक्विपमेंट हैं, वेपन्स हैं, जो इस तरह की तमाम तरह की कंपैरिजन कर रहे हैं और चाइना जैसे देश को बड़ा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो निराशा आप अपने अंदर पाल रहे हैं, आप वो युद्ध कभी नहीं जीतेंगे। यदि जो आपके अंदर निराशा, यदि हमारे देश का जवान भी यही निराशा अपने अंदर पालने लगे तो स्थितियां गंभीर होती चली जाएंगी। यदि आपको कोई युद्ध जीतना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको आशावाद बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, एक मूवी आई थी माझी द माउंटेन मैन। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और जो लोग बिहार से ताल्लुकात रखते होंगे, अब किस ज़िले के थे वो मुझे तो नहीं पता, पर दोस्तों वो बंदा ऐसा था कि वो मतलब पहाड़ का सीना चीर के उसमें रास्ता निकाल दिया। जो लोग कहते थे ये काम असंभव है, कभी नहीं होगा, वो बंदा कम से कम 18-20 साल तक बस उसे काटता रहा, वो भी किस चीज़ से, छीनी हथौड़ी से। तो ये लगन, ये मेहनत होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए। ठीक है, ये पहले ही कुछ करने से पहले यदि आप निराश हो गए तो फिर कैसे करेंगे। अब जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, राजनीति की बिगड़ती भाषा। तो आज हम देखेंगे जो राजनीति की जो दिन प्रतिदिन जो भाषा अब मर्यादित होती चली जा रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा हमारे देश का होगा। ठीक है, और इसे लिखा है जगमोहन सिंह राजपूत जी ने। मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे देश के अंदर, वो मोदी विरोधी इतने प्रबल हो चुके हैं कि वो ये नहीं जानते हैं कि मोदी जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे शख्स को कल लोग एक मीम के द्वारा फेसबुक पे पोस्ट किए थे जिसमें दिखाया गया था कि मोदी की जो परछाई है, जो शैडो है, एक गधे से मेल खाती है। तो ऐसे लोग और ऐसे लोगों की मानसिकता, उनके संस्कार क्या होंगे आप सोच सकते हैं। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति से सहमत नहीं हैं तो विचारों के माध्यम से आप जो है उस पर तमाम तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। वो कहाँ कहाँ पर विफल रहा है उसके बारे में आप तमाम देश की जनता को जानकारी दे सकते हैं, पर आपका स्तर इतना नीचे गिर सकता है कि आप देश के शासनाध्यक्षों के साथ इतना अपमानित तरीके से मजाक करेंगे। तो भाई आपके परिवार का जो संस्कार है, जो सोच है ना, मैं नहीं बता सकता। मैं बता दूं, किसी में पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके देश को, आपके समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गाली गलौज से नहीं होता है कुछ, उसके साथ अभद्रता जाहिर करने से जो है आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे या फिर अपनी बातें नहीं कह पाएंगे। इज्जत उसकी होती है जो दोस्तों अपने विचारों के माध्यम से उस बात को प्रस्तुत करे, न कि गाली गलौज से। आजकल यही हो रहा है। मतलब द लाइव टीवी करके एक यूट्यूब चैनल, उस पर देखेंगे जब आपने माँ बहन की तक गालियाँ दी जाती हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, तो मैं इससे आहत हूँ कि जो चीज़ें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी तरह से सार्वजनिक करते हैं और थंबनेल ऐसा यूज़ करते हैं कि मोदी की माँ का ये वो। मतलब ये कौन बना रहा है इस तरह की चीज़ें। तो चलते हैं हम आगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग भी यूट्यूब चलाते हैं, आप लोग को तमाम तरह की जानकारियां हैं। मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं, आप किसी की भी निंदा करिए, पर निंदा के चक्कर में इतना मत गिर जाइए कि आप अपना खुद का जो स्तर है वो नीचे गिरा लें। ठीक है, करीब 50 वर्ष पहले मैं बनारस से भुवनेश्वर अपने नए पद पर कार्य करने गया था। मेरा परिवार भी साथ था। वहाँ पहुँचने के 7-8 दिन बाद
8-9 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ आई और मेरी 1.5 साल की बेटी के साथ खेलने लगी। वो उड़िया बोलती थी, हम भाषा से अपरिचित थे। ये देखिए किस प्रकार से भाषा के माध्यम से जो यहाँ पे लेखक हैं वो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक लड़की आई अपनी माँ के साथ, ठीक है, और उड़िया बोलती थी। अध्यापक होने के नाते मैं उसकी माँ से बेटी को स्कूल भेजने के लिए समझाने का प्रयास कर रहा था। तभी मैंने उस बच्ची को अपनी बेटी के लिए अभद्र पिल्ला कहते सुना, एक मीठी सी झिड़की के रूप में। अभद्र शब्द का वह उपयोग मुझे अत्यंत सार्थक लगा। उत्तर प्रदेश में अभद्र शब्द का प्रयोग भद्र लोगों की बड़ी बैठकों में भले ही होता हो, सामान्य पढ़े लिखे लोगों के बीच नहीं होता। मैंने इसके बाद कई विद्वानों से इस पर चर्चा की, भाषा की पवित्रता को जानने का प्रयास किया, अपने विद्यार्थियों को भाषा की शालीनता और पवित्रता का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता रहा। उड़िया में जिस शालीनता से अनपढ़ व्यक्ति भी आज्ञा शब्द का उपयोग करता है, वह विद्या ददाति विनियम का साकार रूप स्पष्ट करता है। अनेक बार उस बच्ची को याद करता जिसने मुझे एक ऐसा पाठ पढ़ाया दिया जो मैं कभी नहीं भूला। मैं विद्यार्थियों को इस उदाहरण के द्वारा ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि सीखने के अवसर हर तरफ बिखरे हुए हैं। जिन लोगों ने एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें कहा है ना, ज्ञान चारों तरफ बह रहा है, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से ले लो, उठा लो। बिखरे हुए हैं, अपने आँख कान खुले रखो। भाषा की जो शालीनता भारत में या यूँ कहें कि पूर्व की संस्कृति में, वह अपने में अद्भुत है, अन्यत्र ऐसा नहीं है। अनेक विकसित और महत्वपूर्ण देशों के सर्वोच्च शासक भी खुलेआम ऐसे शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं जिनका उच्चारण भारत में लोग सपने में भी नहीं करना चाहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दिनों में मैंने देश के अनेक बड़े मनीषियों को सुना। उनमें स्वतंत्रता सेनानी और पक्ष विपक्ष के महत्वपूर्ण नेतागण शामिल थे। कुछ नाम याद करता हूँ: पंडित नेहरू, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, कृष्ण मेनन, डॉक्टर राधा कृष्णन, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर संपूर्णानंद, के.एम. मुंशी आदि ऐसे लोगों के नाम हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बता दूं, कल एक घटना हुई है हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में, कानपुर ज़िले में। इस घटना ने हमारे पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कोई दुबे करके हैं, हिस्ट्री सीटर उन्हें कहा जाता है, मतलब कुख्यात अपराधी की श्रेणी में उन्हें रखा गया है। और जिस तरह से उन्होंने तकरीबन 20 पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, जिसमें तकरीबन 8 लोग शहीद हो गए हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे राज्य सरकार से कि ऐसे व्यक्तियों को आप हिस्ट्री सीटर कैसे कर सकते हैं। इनमें और आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है? क्या हमें एक नई सिरे से आतंकवाद की परिभाषा परिभाषित करने की आवश्यकता है? जिस तरह से मतलब इतनी बुरी तरीके से उन पर गोलियां दागी गई हैं, तो ये काम तो आतंकवादी ही करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आतंकवादियों की श्रेणी में डाला जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ठीक है। राजनीति, संविधान, प्रजातंत्र जैसे शब्दों का व्यवहारिक ज्ञान हमें सीधे इनसे ही मिलता था। सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा वहाँ अपनी उपलब्धियाँ गिनाई जाती थीं तो विपक्ष उनकी धज्जियाँ उड़ाता था, लेकिन शालीनता के साथ, ठीक है। आप देखते होंगे तमाम जब संसद में 2 पक्ष और विपक्ष का डिबेट चलता है तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो विचारों का वार होता है। वो भाषा के माध्यम से एक दूसरे का जवाब दिया जाता है और उसी को असली विजय समझा जाता है। गांव में यदि जीत करनी है तो भाषा से नहीं होगा, 4 लाठी वो लाएँ, 5 लाठी वो लाएँ, 4 लोगों को जुटाएं और मारा मारी हो जाए। इसमें एक व्यापक क्षति, व्यापक नुकसान है। और ऐसे कृत्य जो लोग करते हैं कि महसूस होने लगता है इतने पढ़े लिखे समाज में, स्वस्थ इन्वायरमेंट में भी जाहिल लोग हैं, मतलब अपनी बातें मनवाने के लिए या फिर अपनी बातें अपने माध्यम से कहने के लिए गोली चला देते हैं, डंडे लाठियों से मारपीट करते हैं। तो यही चीज़ है कि आप लोग अभी भी जानवर की श्रेणी में हैं जो लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा वह अपनी उपलब्धियां गिनाई जाती थीं तो विपक्ष उनकी धज्जियां उड़ाता था, लेकिन शालीनता के साथ। राम मनोहर लोहिया की विद्वता, विश्लेषण क्षमता का निशाना बनते थे पंडित नेहरू। आज के युवाओं को शायद ये समझना कठिन हो कि नेहरू को सारा इलाहाबाद अपना मानता था तो लोहिया को भविष्य की उम्मीद। आज पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान और भाषाई शालीनता की अनुपस्थिति झकझोरती है।
मुझे नहीं, संभवतः अधिकांश लोगों की चिंता यही होगी कि भाषाई अशालीनता और अभद्रता का भारत की राजनीति में तेजी से सामान्यीकरण हो रहा है। आखिर इसे रोकने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इस दिशा में कोई कोशिश नहीं हो रही है, इसलिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया में तो वह अपनी सारी हदें पार कर गया। हदें पार करने का काम राजनीतिक लोग भी कर रहे हैं। मैं भी आपसे बता रहा था ना, सोशल मीडिया पे तो मैं बहुत आहत हूँ, कभी कभार दुखी हो जाता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भैया मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पीजी हूँ, पर जब वो बात करेंगे ना तो इतना टेंस में आके बात करेंगे और जैसा लगेगा ना कि किसी मुद्दे पे बात करना, अभी ये बंदा मार देगा, अपनी बात कहलाने के लिए मार देगा आपको ज़बरदस्ती। क्यों भाई? वाई शुड आई सपोर्ट बीजेपी पार्टी? वाई शुड आई बिलीव इन आरएसएस, बजरंग दल? मेरा भी तो ओपिनियन होना चाहिए, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, यदि आपको आगे जाना है तो दुनिया में कभी भी किसी भी पार्टी, किसी भी संघ, संगठन, रिलीजन में इतना मत समाहित हो जाओ कि निकलना मुश्किल हो जाए। स्वतंत्र छोड़ो अपने आप को, जो अच्छा लगे उसको मानो, उसकी आस्था का सम्मान करो। पर याद रखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई संघ हो उसमें कोई कमियां ना हो। तो जब तक उसमें कमियां ना हो आप उससे जुड़े रहिए। यदि उसका जो योगदान है देश में, जैसे कि अगर आरएसएस है, मान लीजिए, एक चीज़ मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कहीं पे ट्रेन पलट जाती है या फिर कहीं पे मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे राहत कार्यों में आपको भी उनके साथ मिल के सहयोग करना चाहिए। एज ए वॉलंटियर स्वेच्छा से आपको लोगों तक अपना अपना सेवा देना चाहिए। तो ये चीज़ होना चाहिए। अब कोई कहे नहीं चलो कुछ और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना किसी अन्य दल के माध्यम से, तो ऐसे कार्यों को मत करिएगा। कुछ नेतागण हैं जो आप जैसे लोगों को ही खोज रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो उनकी इच्छाओं को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ मार करवाएंगे, वहाँ रिलीजन के अकॉर्डिंग, वहाँ भाषा के अकॉर्डिंग। तो आप लोग बचे रहिए। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। जिनकी शादी हो गई है, जो अपने बीवी बच्चों परिवार के बीच में रह रहे हैं, या फिर जिनकी नहीं हुई है, माँ बाप के साथ या अन्य मित्रों के साथ रह रहे हैं, जिस दिन यदि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए, जेल जाना पड़ा या फिर भागना पड़ा घर छोड़कर, तब आपको महसूस होगा कि मैं जो जीवन जी रहा था ना दोस्तों के साथ बैठ के अपने परिवार में, वो एक्चुअल में वही स्वर्ग था। ठीक है, तो इन कार्यों से आप बचिएगा। इस बारे में मैं अनेक जानकारों से चर्चा की है। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने पिछले 50-60 वर्षों के राजनीतिक परिवर्तन को गहराई से देखा है। सभी को चिंता भारत की भावी पीढ़ियों की है। पारस्परिक सम्मान और श्रद्धा में आई कमी भाषा में बहुधा दिखाई सुनाई पड़ जाती है। हाल ही के समय का सबसे अधिक चर्चित वाक्य चौकीदार चोर है माना जाता था, लेकिन अब उससे सरेंडर मोदी भी जोड़ दिया गया है। चौकीदार चोर है प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नारा था। अब सोचिए, कांग्रेस जानते हैं दिन प्रतिदिन उसका स्तर क्यों गिरता चला जा रहा, क्यों क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है। भैया पहले आपका योगदान रहा होगा, पहले मैं नहीं था, मैं पैदा नहीं था। अब हमें जो ज़रूरत है, देखिए जैसे दो दोस्त हैं, यदि आपका व्यवहार पहले सही था, बाद में आपका व्यवहार थोड़ा सा, आपके व्यवहार से कई लोग दुखी होने लगे, खुद व्यक्तिगत रूप से मैं अगर दुखी होने लगा तो मैं आपको दोस्त क्यों मानूंगा? तो मैं इस चाहूँगा ना कि मैं आपसे अपना संबंध तोड़ दूं। तो यही हो रहा है। पहले आपका योगदान रहा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, पर करंट में आपका क्या योगदान है भारत जैसे देश में, बताइए। यही योगदान है कि जब हम चाइना और नेपाल पाकिस्तान से हमारा कंट्रोवर्सी चलता है, तो अब चाइना और नेपाल पाकिस्तान जैसे देशों को खुश करने के लिए अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। मोदी और देश की जनता, देश के सेना को जो है आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जो बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं उसे आप कहते हैं कि देश की जनता के सामने उसे पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए। ये है आपकी मानसिकता। सो व्हाई शुड आई सपोर्ट यू? वहाँ भी लोग जानना चाहते थे कि आखिर प्रधानमंत्री को इस तरह खुलेआम चोर क्यों कहा जा रहा है। मैंने उत्तर तो दिया, मगर पीड़ा और अपमान के साथ मुझे प्रतिक्रिया स्वरूप याद आया कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर आए, तब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे अनुभवी नेता थे। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा केवल अपनी पसंद के कारण किसी दूसरे को इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठाना प्रजातंत्र तो नहीं।
तकनीकी तौर पर कुछ भी कहा जाए, मनमोहन सिंह न देश की पसंद थे न ही कांग्रेस पार्टी के, वह कांग्रेस अध्यक्ष को की पसंद थे। उनके जैसा विद्वान व्यक्ति यह तो जानता ही होगा कि भारत का प्रधानमंत्री उसे बनना चाहिए जिसे जनता ने चुना हो। मनमोहन सिंह यह हलफनामा देकर राज्यसभा सदस्य चुने गए कि वह सामान्यतः असम में निवास करते हैं। विपक्ष ने कभी यह प्रश्न नहीं उठाया कि कम से कम दूसरे कार्यकाल में तो उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना ही चाहिए। यार पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष के इशारे पे एक प्राइम मिनिस्टर बैठता उठता था, किस तरह से उसे एक साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। तो मतलब आज एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है जो जनसंवाद करता है सीधे। पता है आपको, कल लद्दाख के नीमू एक ऐसा इलाका, वहाँ पे मान के चलिए वहाँ से 150 किलोमीटर पे अक्साई चीन होगा और 400 किलोमीटर पे इस्लामाबाद होगा और तकरीबन 150-200 किलोमीटर पे आपका जो इस समय गलवान घाटी वो है। बंदा वहाँ जाके जितना उनका स्वास्थ्य है ना, वहाँ पर जाकर जाने से लोग डरते हैं कि अस्वस्थ ना हो जाए या फिर किसी प्रकार का कोई संकट ना आ जाए। वहाँ पे बंदा जाकर देश के जवानों को संबोधित कर रहा था, देश के जवानों को मोटिवेट कर रहा था। ये होनी चाहिए यार, ठीक है। आप मैं कहता हूँ ना, आप देश में जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्र जिसके आधार पे आप बटें, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके अंदर की जो समस्या है हज़ारों सालों से चली आ रही है, बेशक कुछ चीज़ें हैं, चलिए रहने दीजिए। पर याद रखिएगा, जब देश पड़ोसी या किसी अन्य शत्रु देश से लड़ रहा है तो आपकी सबसे बड़ी जो समझदारी और जिम्मेदारी बनती है, आप देश के साथ खड़े रहें। देश के साथ खड़े रहेंगे तब देश ये युद्ध जीतेगा। उसके बाद जब जीत जाएगा तो आप फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिएगा, अपना कारोबार चलाइएगा जाति धर्म के नाम पर। फिलहाल अभी तक बंद करिए। उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में जो घोटाले हुए इतिहास में मुझे नहीं याद कि उस समय किसी विपक्षी दल या नेता के प्रधानमंत्री को चोर या डरपोक कहा हो। अब बताइए, 10 साल तक इनका शासन था मनमोहन जी का। आप कोई एक घटना बता दीजिए जिसमें मनमोहन जी को कहा गया चोर है, तू पागल है, तू फलाने है, ढिकाना है। इस जो अभद्रता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। और यार बता दूं, बेशक आप उनकी पॉलिसी, यार वो बंदा मतलब लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है ना, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है तो वो जानते हैं व्यक्तिगत स्तर पर कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्तिगत क्या होता है भैया? उनके द्वारा जो काम, जो पॉलिसी, जो परियोजना है उसका आप क्रिटिसाइज़ करिए, आप उनको गाली गलौज देंगे। व्यक्तिगत स्तर पर हमला किया जा रहा है, ये चोर है, चंडाल है, फलाना है, ये बनाया जा रहा है एक माहौल देश में। प्रजातंत्र में ऐसा नेतृत्व भरना संभव है जिसमें किसी प्रधानमंत्री का सभी लोग पसंद करते हो। यह नरेंद्र मोदी के साथ भी लागू। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी तीखी आलोचना उन्होंने झेली, उसका अन्य कोई उदाहरण नहीं है। आलोचना और तिरस्कार सहने में वह अद्वितीय है। राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों के पास अपनी विद्वत मंडली होती है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी तीखी आलोचना उन्होंने झेली, उसका अन्य कोई उदाहरण नहीं है। आलोचना और तिरस्कार सहने में अद्वितीय हैं। राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों के पास अपनी विद्वत मंडली होती है। आखिर वह ऐसे अवसरों पर आम लोगों को प्रशिक्षित क्यों नहीं करती और अपने नेताओं को गलतियों को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करती? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जब देश कोरोना जैसी महामारी के साथ चीन और पाकिस्तान की दुष्टता का एक साथ सामना कर रहा है, तब हमारे नेता भाषागत शालीनता भुला बैठे हैं। प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि कहाँ छिपे हो, डरे क्यों हो? प्रजातंत्र में एक सबल और सतर्क विपक्ष आवश्यक होता है, लेकिन वह अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सबल नहीं बन सकता। भाषा की शालीनता पर दोनों पक्षों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह सहयोग, संवाद और सहमत के लिए पहली सीढ़ी है। हम किसी से छिपे नहीं हैं कि आज इन्हीं की सबसे अधिक ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि किसी प्रकार का ओपिनियन हो तो दिया करिए। मैं पहली बात बता दूँ, आपका भाषा विचारों के माध्यम से और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बल पे युद्ध जीता जाता है, न कि गाली गलौज। यदि आप गाली गलौज देते हैं तो मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस हठी हैं। और ऐसे लोग जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ बस कूटे जाते हैं। जब कभी आपको इस स्तर का भी बंदा, जिस स्तर के आप हैं, उस स्तर का जिस दिन व्यक्ति आपको दिख जाएगा और मिल जाएगा ना, उस दिन आप कूटे जाएंगे। इसलिए अपना एक स्टेटस बनाओ। ऐसे मूर्खों और चूतियों के बीच में मत बैठो
जो अश्लील हैं, जो असभ्य हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरह अश्लीलता कर रहे हैं, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे ना तो समाज में अच्छे स्थान ग्रहण करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।